भारी बारिश से हरिद्वार में बाढ़ के हालात होने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरिद्वार जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष, आपदा प्रबंधन अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक ली। हरिद्वार में बीते दिनों आई बाढ़ और भारी जलभराव के बाद युद्ध स्तर पर आपदा राहत कार्यों की समीक्षा के बाद धामी ने प्रभावित लोगों को राहत देते हुए जिले में प्रभावित क्षेत्रों में 3 महीने का बिजली फ्री करने के साथ ही आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की है। हिल बाईपास मार्ग मां मनसा पहाड़ी से हो रहे लगातार भूस्खलन को लेकर चिंता व्यक्त की। साथ ही रानीपुर मोड़ पर होने वाले जलभराव को लेकर हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर दिखाई दिए। पिछले दिनों जो यहाँ हरिद्वार जनपद में अतिवृष्टि हुई है और उस अतिवृष्टि के कारण से बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ का प्रभावित हुआ है, उसी को लेकर आज यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों से भी बात की है और जो वहाँ पर और काम किए जाने हैं आगे विस्तृत रूप से जो योजना बननी है उस पर विचार हुआ है, बात हुई है और साथ में सभी अधिकारियों से भी उसकी समीक्षा की है। और हमने तय किया है कि पिछले दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या बाढ़ आई है उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं या बैंकों के लोन हैं, जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं, उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा कि वो अभी अगले 3 माह तक जो है इस प्रक्रिया को स्थगित रखें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तत्काल इसका आकलन करके जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत राशि का वितरण किया जाएगा। हमारी हर साल बैठक होती है, तो हमारी इसकी 2 बैठक हो गई थी बरसात होने से पहले। तो उस बैठक में जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो सभी स्थानीय निकायों को और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत राज अधिकारी को ये निर्देश दे दिए गए थे मानसून से पहले वो सारे नालियों की साफ़ सफाई सुनिश्चित कर लें और इस आशय का प्रमाण पत्र हमें उपलब्ध करा दें जिला आपातकालीन प्रचालन केंद्र को। लेकिन बरसात होने के बाद और जब ये अत्यधिक बारिश हुई है तो इसके दौरान ये संज्ञान में आया है कि कई जगह पे नालों की साफ़ सफाई जो है समुचित ढंग से नहीं हो पाई है। तो इसके दृष्टिगत जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है पुनः सभी विभागों को जो है कड़े निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल जो है नालियों की साफ़ सफाई जो है तुरंत कर लें। पौड़ी गढ़वाल थलीसैंड ब्लॉक के रौली गांव के पास देर रात बादल फटने से ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। रौली गांव के ग्रामीण मनोज ने फोन कर जानकारी देते हुए बताया कि देर रात करीब 1:30 बजे गांव के पास भारी बारिश के बाद बादल फटा है, जिसमें कई घरों और गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है और गांव को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क का भी हिस्सा बहने के साथ ही कुछ मवेशी भी इसका शिकार हुए हैं। उधर दूसरी ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को भी दे दी है। इस संबंध में एसडीएम स्तर से जो सूचना ली गई है उसमें एक पर्टिकुलर फैमिली के 2 बैल और 1 बकरी की डेथ है, तो P20 उसका बनवाया जा रहा है और उसे तत्काल जो मुआवजा दिया जाना है वो दिया जाएगा। सिमिलरली एक रोड कनेक्टिविटी जो ब्रीच हुई है उसमें एक ब्रिज की स्थिति खतरनाक होने के कारण ट्रैफिक रुकवा दिया गया और अल्टरनेटिव रूट जो है वो अगले 2 घंटे में बन रहा है। हरिद्वार में बीते दिनों आई बाढ़ और भारी जलभराव के बाद युद्ध स्तर पर चलाए गए आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करने हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावितों के जख्मों पर मरहम लगाने का बड़ा काम करा है। उन्होंने पूरे जिले में प्रभावित क्षेत्रों में 3 महीने का बिजली फ्री करने के साथ ही आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह डाम कोठी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने आपदा प्रगति रिपोर्ट ली। पिछले दिनों जो यहाँ हरिद्वार जनपद में अतिवृष्टि हुई है और उस अतिवृष्टि के कारण से बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ का प्रभावित हुआ है, उसी को लेकर आज यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों से भी बात की है और जो वहाँ पर और काम किए जाने हैं आगे विस्तृत रूप से जो योजना बननी है उस पर विचार हुआ है, बात हुई है और साथ में सभी अधिकारियों से भी उसकी समीक्षा की है। और हमने तय किया है कि पिछले दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या बाढ़ आई है उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं या बैंकों के लोन हैं,
जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा कि वो अभी अगले 3 माह तक जो है इस प्रक्रिया को स्थगित रखें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तत्काल इसका आकलन करके जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत राशि का वितरण किया जाएगा। उत्तराखंड में मणिपुर हिंसा पर सियासत तेज हो गई है। उत्तराखंड में कांग्रेसियों ने पूरे प्रदेश भर में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है। राजधानी देहरादून में महिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस की ओर से संयुक्त प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। और आप खुद देख सकते हैं उत्तराखंड में एक बेटी के साथ जो हुआ यहाँ पे भाजपा सरकार थी, मणिपुर में जो 2 बेटियों के साथ हुआ वहां भी भाजपा सरकार थी। तो मेरे को शर्म नहीं, मैं तो कहती हूँ इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा अपराध हुआ है, हम तो कहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि आप तुरंत इस्तीफा दीजिएगा और वहां की भी सरकार से कहती है आप तुरंत उनका इस्तीफा मांगो और उनको इस्तीफा देना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों को खुद हत्या कर रही है, बेटियों की खुद इज्जत आबरू रूप रहे हैं। तो ये कहाँ का है आप बताइए। पूरी महिलाओं में आक्रोश है, पूरी देश की महिलाओं में आक्रोश है और हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, जो एक घटना घटित हुई है पूरे देश को कलंकित किया है और जिस हिसाब से इन लोगों पर तक कार्रवाई नहीं हुई है और जो ये माहौल बना हुआ है पूरे देश को शर्मसार करने वाली हालत है। इस चीज़ को लेके आज हमारे कांग्रेसी साथी आक्रोशित होकर हम लोग केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं जो इनकी, मैं पहले भी बोलते हुए आया हूँ कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों के साथ जो ये कुकर्म हो रहा है पूरे देश ने जो देखा है, पूरे देश को शर्मसार किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जो मणिपुर में महिलाओं के साथ वो बहुत ही जघन्य अपराध है और सारी देश की महिलाएं इस घटना से पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, बहुत बुरी तरीके से हिल चुकी हैं। आप देखिए 2.5 महीने हो चुके हैं, 4 मई की ये घटना है। मुझे तो शर्म आती है बोलती हुई कि वहां की सरकार सो रही थी। वहां की सरकार को 2 बेटियों के साथ इतना ज्यादा जुल्म हुआ, क्या वहां की सरकार को नजर नहीं आया? और वहां की जनता को भी मैं बोलना चाहूंगी, मतलब किस तरीके से 2 बच्चियों के साथ इतना घोर अपमान आप लोगों ने सहा, कैसे आप लोगों ने देखा, हमारे तो समझ से परे। बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव की अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियां अंदर खाने तैयारी में जुटी हैं। कांग्रेस इस सीट पर पूरे दमखम के साथ लड़ने की बात कर रही है। कांग्रेस की तैयारी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट भी सशक्त प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकेगी। कांग्रेस बागेश्वर सीट पर लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में सशक्त प्रत्याशी की बात सियासी हलकों में मायने रखती है। बागेश्वर उपचुनाव की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बूथ स्तर तक कार्यक्रम अपना संगठन मजबूत कर चुकी है और वहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगभग 3 बार जाकर के बैठकें कर चुके हैं। वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष स्वयं बैठक कर चुके हैं। वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के सभी नेता संगठन की बारीकियों को जांच परख चुके हैं और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत वहाँ पर निश्चित है। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के पास बागेश्वर चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए आने वाले चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बागेश्वर का चुनाव जीतेगी। बागेश्वर में भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस सिर्फ फेस सेविंग के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, लेकिन उस फेस सेविंग में भी उनके पास कोई कार्यकर्ता खड़े होने के लिए नहीं है। और जब उस कार्यकर्ता को मालूम है कांग्रेस के कि उसको हारना ही है और बुरी तरीके से हारना है, इसलिए कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है बागेश्वर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की।